You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Think so. कल हम लोग ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया था। सर्कुलर मोशन को पढ़ने का दो तरीका है। एक है एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में और एक है लीनियर वेरिएबल्स के टर्म्स में। एंगुलर वेरिएबल क्या होते हैं ये हमने पिछले दिन आपको बताया था। सी अल्फा, ओमेगा, थीटा, ये सब हमारे
एंगुलर वेरिएबल है, और इसके टर्म्स में भी हम लोग सर्कुलर मोशन की क्वेश्चन कर सकते हैं। दो तरह के सर्कुलर मोशन हमने आपको बताए थे, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज। काफी कम बच्चे आए हैं अभी। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने बताया था कि ये एक्सियल वेक्टर होते हैं। ओमेगा एंड अल्फा आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सिस के अलावा इसका डायरेक्शन होता है। अब बात आती है एंगुलर वेलोसिटी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये वेक्टर है या नहीं? कौन बताएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं? कौन बताएगा? क्या आप लोग ने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है? बताइए। सर आई गेस नहीं है ये वेक्टर क्वांटिटी। फिर एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, ये कैसा वेक्टर हो गया? हम ओमेगा को पिछले 20 दिन ये बात बताई थी, ओमेगा जो है वो हमारा है डी थीटा बाई डी टी, और अल्फा जो है वो है डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा तो वेक्टर क्वांटिटी है, डी टी तो वेक्टर नहीं है, और अगर डी थीटा भी वेक्टर नहीं होगा तो फिर ओमेगा वेक्टर कैसे हो गया? ये क्वेश्चन है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
is very small. Very small मतलब d theta. It is a vector quantity. But if it is finitely large, like 30 degrees, 60 degree, pi by 4, ये सब, it is not a vector quantity. अब ये थोड़ा अजीब है, क्यों है भी आज हम बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाएंगे। बस इतना समझो कि वेक्टर एडिशन जो होता है a प्लस b इज इक्वल टू c, तो b प्लस a ये भी c के ही बराबर होगा। मतलब अगर सीक्वेंस को चेंज कर दें तब भी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर चेंज नहीं होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर कोई तीसरा वेक्टर है और हम a प्लस बी ना करके b प्लस ए कर दें तब भी वो c ही रहेगा। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना चाहते हैं और जो लार्ज है, फाइनाइटली लार्ज है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, और अगर हम सीक्वेंसिंग चेंज कर दें तो फाइनल आउटकम चेंज हो जाता है। अब ये सब कैसे होता है ये अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग। लेकिन हमको थियोरेटिकल क्वेश्चन के आंसर करने हैं तो ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है अगर वो बहुत छोटा है, और ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा। अब ये सब क्वेश्चन बिल्कुल भी हम नहीं लेना चाहते कि सर अगर ये नहीं मेंशन रहा तो क्या करना है, ये नहीं मेंशन रहा तो क्या करना है। ये सब नहीं मेंशन का बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन बनाएगा उसको इस बात का एहसास है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा डी थीटा अगर होगा तभी वेक्टर है, अदरवाइज वेक्टर नहीं है। तो अगर इस पार्ट से अगर वो जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसा पूछेगा ताकि हमको समझना पड़ेगा कि बहुत छोटा बात बोल रहा है या फाइनाइटली लार्ज वाले के बारे में बोल रहा है। तो लार्ज होगा तो वेक्टर नहीं है, अगर बहुत छोटा होगा डी थीटा होगा तो वेक्टर है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को लगता है स्टार्टिंग में, बट टाइम के साथ ये भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ओमेगा जिसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैंने कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओमेगा विल बी कांस्टेंट, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा विल बी 0। अल्फा होगा ही नहीं, नो एंगुलर एक्सेलरेशन, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी। और ये ओमेगा को कांस्टेंट रखने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे जो आवर, मिनट और सेकेंड हैंड होते हैं वॉच के अंदर, आवर, मिनट एंड सेकेंड हैंड of a watch. Rotation of Earth. About its own axis. फैन का भी रोटेशन हम लोग लिख सकते हैं कि जब एक बार फैन अपनी स्पीड पकड़ लेता है तो उसके बाद वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता रहता है। तो ये सब चीजें हैं
जो हम लोग को समझ में आनी चाहिए। अब क्या है, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले जो क्वेश्चंस है, इसमें हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा फाइंड, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पहला सेकेंड हैंड, दूसरा मिनट हैंड, तीसरा आवर हैंड, और चौथा अर्थ। अर्थ का जो रिवोल्यूशन है, जो हमने जितने एग्जांपल लिए सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको बताना है। चलिए ट्राई कीजिए। हुआ किसी का? ना बताइए। क्या सर? कर लिया ये वाले हाँ चारों? बताइए। सर, सेकेंड हेड का π/30 रैड पर सेकेंड, ओके, मिनट हैंड का π/1800 5/, 1800 ओके। बाकी आप या दो आप बता दीजिए। आवर हैंड का क्या होगा? आर हैंड का π/21600 रेडियन पर सेकेंड। 21 21600 21600 रेड पर सेकेंड, ओके। और अर्थ? अर्थ का सर π/12 इंटू 6 इंटू 6 12 इंटू 3600, ऐसा? यस सर। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो, यूनिफॉर्म, इसमें ओमेगा कांस्टेंट होता है। और तुमको याद होगा लीनियर काइनेमेटिक्स में भी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, तो एवरेज स्पीड और कांस्टेंट मतलब एवरेज स्पीड और उसकी नॉर्मल स्पीड, ये दोनों सेम ही हो जाती है, और उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल सकते हैं। अब जो भी हमारी घड़ियां हैं, ये हमारा सपोज सेकेंड हैंड है, और ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में 60 सेकेंड्स लेता है। और वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन।
यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई और उसको टाइम लगेगा 60। तो 2 पाई बाई 60 कर दिया तो ये पहले का आंसर आ गया। ये तो हुआ सेकेंड हैंड का। मिनट हैंड को 1 कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है? मिनट हैंड, हाउ लॉन्ग अ मिनट हैंड टेक टू कंप्लीट 1 कंप्लीट रोटेशन? तुम देखेंगे कि 1 घंटे लगते हैं। मिनट की सुई एक बार कंप्लीट रोटेशन करती है, इसका मतलब होता है 1 घंटा, 1 आवर। तो उसमें टाइम हमारा 1 आवर है, तो 2 पाई डिवाइड बाई 1 आवर को 60 इंटू 60, और इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये सारे आंसर रेडियन पर सेकंड में आने चाहिए, याद रखना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग रेडियन में ले रहे हैं। अब तीसरा है आवर हैंड। अगर ये नॉर्मल वॉच है तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये अगर आवर हैंड करे तो उसको 12 घंटे लग जाते हैं। इसलिए ये जो थर्ड वाला है इससे भी रोटेशन तो 2 पाई हो रहा है, लेकिन इसे लग रहा है 12 घंटे। सो 12 इंटू 60 इंटू 60, ऐसा ये हो जाएगा आवर हैंड का, बहुत कम। और अगर अर्थ की बात करें तो ये तो सबसे छोटा है, क्योंकि इसको 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 24 घंटे लग जाते हैं। तो 2 पाई डिवाइड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड, ये तो हमको बिल्कुल ऑन टिप होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। नॉर्मल घड़ी हम लोग जानते हैं कैसे मूव करता है, कैसे कितने देर में। और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल होता है, ये चीज पहले भी बताई जा चुकी है। तो हमको कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम ऐसा सोचना है। 2 पाई रेडियन कवर करने में कितना टाइम लगता है उस टाइम से, और टाइम सेकंड में लेना है कि रेडियन पर सेकंड में हम लोग आंसर कर रहे हैं। इस तरीके से ये ओमेगा हमारा फिगर आउट हो चुका है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, ध्यान से देखिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तो यूनिफॉर्म की बात हो गई, और इसमें भी एक ही फॉर्मूला लगेगा। अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। यूनिफॉर्म मोशन के सारी चीजें यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रही है, अगर तुम देखो तो यही एक फॉर्मूला है। ओमेगा निकालना हो तो थीटा बाई टी कर दिया था, थीटा निकालना हो तो ओमेगा इंटू टी कर दिया, यही फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। अब इसके बाद बारी आती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओमेगा नॉट कांस्टेंट, और इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अब दो बातें हैं, अल्फा कांस्टेंट हो सकता है, अल्फा वेरिएबल हो सकता है। ध्यान से देखते जाओ, अगर हमारा अल्फा 0 नहीं है तो अल्फा के साथ दो बातें हो सकती हैं। एक अल्फा कांस्टेंट हो सकता है और एक अल्फा वेरिएबल हो सकता है। अब ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल काइनेमेटिक्स से रिलेट होती हैं। अगर अल्फा कांस्टेंट है, सपोज अल्फा इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो भी रिजल्ट डिराइव किए थे, वो सारे के सारे रिजल्ट यहाँ भी आ जाएंगे।
और अगर अल्फा वेरिएबल है तो इसको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से ही सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग कैलकुलस। वी कैन सॉल्व। और इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये बिल्कुल रिसेंबल करेगा v बराबर u प्लस ए टी से। ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। देखेंगे ये पूरा v बराबर u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसके साथ बिल्कुल डिसेंबल हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अल्फा कांस्टेंट। कुछ क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया गया तो कितने देर में 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ये 2 रिवोल्यूशन अगर टी टाइम में कंप्लीट करता है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वाले वो इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। और जिसमें अल्फा भी वेरिएबल हो गया तो फिर उसको कैलकुलस के अलावा किसी और तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते। कैलकुलस ही एक तरीका है जिससे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। उन्नीस तारीख को जो टेस्ट हुआ था उसके मैं कल स्कोर देख रहा था। उस समय तो सारे बच्चों ने टाइम लेके अपलोड किया था। कुछ कुछ रिजल्ट्स जो हैं और कुछ कुछ अपडेशन जो है वो मेरे को एब्सर्ड लगे। जैसे टोटल हमारा जो क्वेश्चन का काउंट था, क्योंकि एक पेज मिसिंग था और उसमें 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे ना, है ना। 19 जुलाई को उसमें 3 क्वेश्चन थे और वो पेपर अगर मिसिंग है यानी कि टोटल क्वेश्चन का जो काउंट है वो तो ऐसे ही 3 से कम हो गया, मतलब 47 क्वेश्चन पर ही टेस्ट हो रहा था। इसमें टोटल अटेम्प्ट एक बच्चे का जो उसने एंट्री किया है 49 जा रहा है। ओबी आपका, आपने 40 करेक्ट और 9 रॉन्ग एंट्री की है। इस हिसाब से 49 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, जो कि absurd डेटा है। 47 में 49 अटेम्प्ट कैसे हो सकता है। दूसरी बात, 2 बच्चे जिनका स्कोर मुझे नहीं दिखा, एक क्रिश चौधरी और एक समृद्धि पाटिल। अब या तो इन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया और अगर दिया है तो स्कोर अपडेट नहीं किया। तो जब भी कोई टेस्ट हो आपके पास लिंक परमानेंटली अवेलेबल है, आप तुरंत उसको स्कोर अपडेट कर दीजिए। और क्या है कि क्लास 12 के ही बच्चे अपडेट करते हैं, क्लास 11th के बच्चे अपडेट करते हैं। जितना लीड करोगे तो फिर मेरे को ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बात का ट्रैक रखना कि किस टेस्ट का स्कोर है। तो टेस्ट के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है फर्स्ट प्रायोरिटी पर, और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग तो है नहीं, अभी तक लगभग सबने 1 या 2 बार उससे ज़्यादा ही एंट्री तो की ही है। इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स, वो भी हम ज़्यादा कर रहे हैं। सिर्फ डेटा डाल के सबमिट करना है तो उसमें 2 मिनट भी नहीं लगता।
और इसको अगर टाइमली कर लिया जाए तो मेरे लिए भी बहुत आसान होगा एनालिसिस बनाने में। पहले मैं देखता हूँ 10 बच्चों के अपडेटेड है, फिर मैं ग्रुप में अपडेट करता हूँ कितने बच्चों कहीं क्यों है, फिर बच्चे उसके बाद धीरे धीरे अपडेट करते हैं और इसमें काफी टाइम चला जाता है। तो जब भी कोई एग्जाम हो, खास करके आकाश का एग्जाम या फिर ऑनलाइन अगर हमने कभी एग्जाम लिया, तो बिना देर किए जैसे ही आंसर की डिस्कस हो गई, अपने को फाइनल हो गया कि यही आंसर की है, जब तक कॉन्फ्लिक्ट है, फॉर एग्जांपल जब तक डिस्कशन नहीं होता, तो मैं मानता हूं कि हो सकता है एक दो आंसर में करेक्शन पॉसिबल, तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन एक बार हमने डिस्कशन कर लिया और वो पेपर का पूरा बात अब खत्म हो चुका है, तब उसको अपडेट कर देंगे। आकाश के टेस्ट होते हैं, एक बार रिजल्ट आ गया तुरंत अपडेट कर देना है। तो उसमें उसके बाद वेट करने का कि अच्छा कल कर देंगे परसों कर देंगे, इसका कहीं कोई पॉइंट नहीं है। दिस इज जस्ट, फिर बाद में तुम खुद ही भूल जाओगे, तुमको याद ही नहीं रहेगा कि करना भी था कुछ। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन दो वैरायटी के हैं, एक कैलकुलस से सॉल्व हो सकते हैं और अगर अल्फा कांस्टेंट हुआ तो नॉर्मल सिंपल काइनेमेटिक्स वाला काम भी कर सकते हैं। अब लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल में कुछ रिलेशंस हैं क्या, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल। लीनियर वेरिएबल मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और एंगुलर वेरिएबल मतलब ओमेगा, अल्फा। इनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या? तो सबसे पहले हम लोग ओमेगा और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस, ये बात को पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं क्योंकि यहीं से ये पूरा का पूरा डिस्कशन स्टार्ट होता है। थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू एल बाई आर। और अगर इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दें, सपोज सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल बाई आर। किसी भी सर्कल के रेडियस से कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, इसको हम बाहर ले सकते हैं 1/r, और ये हो जाएगा dl बाई dt। और कुछ देर के लिए dl इज नथिंग बट द लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम dt। बेसिकली ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का बात हो रहा है, ये dl बाई dt। तो इसको हम लोग v लिख सकते हैं, दिस इज v बाई r। एक बहुत अच्छा रिलेशन हमको यहाँ पर आना चाहिए, दैट ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r, या फिर इसी से एक दूसरा रिलेशन हम बना सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा r। सिमिलरली अगर हम ओमेगा इज इक्वल टू बी बाई आर इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या मतलब है मेरा, जैसे हमने लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अगेन डी बाई डी टी ऑफ वी अपॉन आर। अब यहां से 1/r अगेन बाहर आ जाएगा और बचेगा डी वी अपॉन डी टी। अब dv बाई डी टी ये नथिंग बट एक्सेलरेशन ही है, dv बाई डी टी तो एक्सेलरेशन ही है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अभी हम उस पर आने वाले हैं लीनियर वेरिएबल्स का डिस्कशन जब होगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि अल्फा जो है वो AT/r होता है, ना कि A/r। और ये जो A है ना, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन एक तरीके से बोला जाए। इसके दो पार्ट होते हैं, वी कम टू दिस पार्ट। एक होता है AR, एक होता है AT। और इन दोनों पर हम जब बात कर लेंगे तब ये बात कि ये AT/r कैसे हो गया,
और dv बाई dt को हमने at क्यों लिखा है ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अभी के लिए ये चीज अपने को करना है और at इज इक्वल टू अल्फा ये लिखा जा सकता है। तो ये दो रिलेशन बहुत बार हमारे डायरेक्ट काम में आने वाले रिलेशन है। अगर हमको लीनियर और सर्कुलर काइनेमेटिक्स के बीच में कंपेयर करना हो, एक रिलेशन बनानी हो, तो बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? क्यों होगा, कैसे होगा? सर्कुलर मोशन के कल के डिस्कशन में हमने देखा था कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन पर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ध्यान से सुनो, स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने के कारण उस पर एक्सेलरेशन का भी बात आ रहा है और वो जब एक्सेलरेशन मैंने निकाला था तो वो एक्सेलरेशन था v स्क्वायर बाई आर। हमने कल इसको डेराइव भी किया था, v स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि एक सर्कुलर पाथ पर बॉडी स्पीड ना भी चेंज करे तब भी उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होता ही होता है, और अगर स्पीड चेंज करने लगे तो तब तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन का एक और टर्म आना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग सर्कुलर मोशन को लीनियर वेरिएबल की टर्म्स में थोड़ा सा समझते हैं और फिर दोनों को मर्ज करके किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेरिएबल्स, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है और कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, ये पहले भी बताया जा चुका है। v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो dv अपॉन dt जीरो हो जाएगा और इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। लेकिन हमने देखा था एक एक्सेलरेशन आया था जिसका वैल्यू आया था v स्क्वायर अपॉन आर। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है और अदर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर ये एक्सेलरेशन किस लिए आया, क्यों आया? तो ये जो एक्सेलरेशन आया था इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। कायदे से अगर तुम देखो तो एक सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी जब मूव कर रहा है तो उसका जो नेट एक्सेलरेशन का टर्म हम लिखते हैं उसमें दो टर्म होते हैं, एक होता है ए आर, एक होता है ए टी। इस ए आर को सेंट्रीपिटल एयर इज नोन एज रेडियल, नॉर्मल एंड सेंट्रीपिटल। एक ही ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब ये दोनों के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक रेडियस के लॉन्ग है, एक टेंजेंट के लॉन्ग है। जैसे अभी जो डायग्राम हमने सर्कल का बनाया है उसमें किसी एक जनरल पॉइंट की बात कर लेट्स यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स सेंटर लाइक दिस, ये ए आर होगा, और ए टी इन दो डायरेक्शंस में लाइक ये एक टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लाइक ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होता है, लॉन्ग टेंजेंट।
और ये रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब बताया था, टुवर्ड सेंटर, सेंटर सीकिंग। और जैसा हमने बताया था कि स्पीड चेंज ना भी करे तब भी एआर तो होता ही है। हाँ, डीवी बाई डी टी जीरो बोलने का मतलब है ए टी जीरो, यानी कि एटी का क्या काम है? एटी का काम है स्पीड को चेंज करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड चेंज। ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रहा हो और उसकी स्पीड कांस्टेंट ना रह रही हो, स्पीड वेरिएबल। उस समय स्पीड का चेंज होना ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पर ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि स्पीड चेंज हो या ना हो, वेलोसिटी हर समय चेंज होती है और इसके लिए एक एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है और उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला भी फिक्स है, वी स्क्वायर बाई आर। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो है, दिस एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर change in direction, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसके लिए भी तो कोई रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और वो होता है ए आर। इसलिए हम कभी भी ऐसा एक सर्कुलर मोशन की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें ए आर नहीं हो। सर्कुलर मोशन है मतलब ए आर है, और ए आर का वैल्यू कितना है? वी स्क्वायर बाई आर। अगर बच्चा कभी कभी पूछता है सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या है फॉर्मूला, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे रेडियल एक्सेलरेशन का और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर, वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। स्पीड बहुत हजारों तरीके से चेंज हो सकता है। तो कुछ देर के लिए हम लोग एटी को डीवी बाई डी टी, डीवी अपॉन डी टी इससे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं दे सकते लाइक वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा नहीं बोल सकते। और ये भी यहां पर क्या है? वी हमारा है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और बोलो ये स्पीड बोल दो। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिस समय अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तब तो पूरे टाइम स्पीड कांस्टेंट है, तब तो वी स्क्वायर बाई आर सेम ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो वेरिएबल स्पीड से, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात है, तब भी जिस इंस्टेंट पर अपने को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी जितनी है उसका स्क्वायर करके आर से डिवाइड कर देंगे। यहां तक बातें समझ ली आप लोग ने? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये चीज भूलने की जरूरत नहीं। हमने पहले इस चीज को लिख दिया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। अब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं? क्वेश्चन देखो क्या है, कैन वी से UCM is an example of uniform accelerated motion? ये बोल सकते हैं।
फिर 2 बच्चे 3 बच्चे हैंड रेज करते हैं, और जो बच्चे हैंड रेज नहीं करेंगे तो फिर उनसे हम क्वेश्चन कैसे पूछ पाएंगे? चलिए श्रवणी आप बताएं। सर यस बोल सकते हैं। ओके, आप बताएं। सर मुझे लगता है नहीं बोल सकते क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है। एक्सेलरेशन का तो वैल्यू हमने वी स्क्वायर बाई आर लिखा है, और वी कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर बाई आर तो कांस्टेंट हो गया ना एक तरीके से देखा जाए तो। ओके, आधे आप बताएं। सर मुझे लगता है कि नहीं कह सकते, बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस बच्चे ने जो लास्ट वाला जो वर्ड बोला है, लास्ट वाली जो लाइन बोली है, ये सारा गेम चेंजिंग। भले ही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमको दिख रहा हो कि वी स्क्वायर बाई आर है और ये फिक्स्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी जब यहां पर है तो टुवर्ड सेंटर, अगर बॉडी यहां पर होगा तो एक्सेलरेशन ए आर टुवर्ड सेंटर, अगर बॉडी यहां होगा तो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। द पॉइंट इज कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही तुमको लगे कि ये सेम हो रहा है, लेकिन उसके डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहे हैं। तो ए आर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का कांस्टेंट होना होता है। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन बदले जा रहा है, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एकदम से याद रखना, द आंसर इज बिग नो। कि अगर ये होता तो फिर अपन सर्कुलर मोशन में लीनियर काइनेमेटिक्स v बराबर u प्लस ATS इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर ये सब करने लगते, वैसा नहीं होता। हाँ, एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में हम कर सकते हैं अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता है और वो सेम रहता है, तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी नहीं। और अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि डीवी बाई डी को क्यों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जैसे मान लो, ये तो हमने बात करी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, AT 0 हो गया, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में अगर बात करें तो उसमें AT नॉन जीरो होता है। एक जनरल सिनेरियो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम लोग देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज होगा, डायरेक्शन तो खैर चेंज हो ही रहा था शुरू से ही, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले याद रखना कि v इज नॉट कांस्टेंट। और मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की, मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया है, और इसका असर ये होगा कि AT इज नॉट इक्वल टू 0, और जरूरत पड़ी तो dv बाई dt ये करके हम लोग निकालेंगे। AR हर बार की भांति v स्क्वायर बाई आर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये टुवर्ड सेंटर है। अब बात आती है नेट एक्सेलरेशन की। नेट एक्सेलरेशन को हम लोग dv अपॉन dt, बहुत बार बच्चे इस रिलेशन को और ये जो यहाँ लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो हमने लिखा इसको और इसको एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक में वेक्टर का साइन लगा हुआ है, मतलब हम वेक्टर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर ये डिफरेंशिएशन होगा, डायरेक्शन का भी चेंज काउंट हो जाएगा इसमें, और इसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वही एक्सेलरेशन हमारा AT प्लस AR, ये दो वेक्टर में तोड़ दिया गया, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये हमारा नेट एक्सेलरेशन है। जैसे
ये हमारा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और बॉडी समवेयर यहाँ पर है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ए आर तो अपने को दिख रहा है कि ए आर इसी लाइन के लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ए टी कैसा होगा? और टेंजेंट दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। लाइक अगर हम ये टेंजेंट की बात करें तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? अगर मान लेते हैं कि बॉडी का जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फैशन में हो रहा है लाइक दिस, यानी कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का, हाँ कुछ ऐसा, ये हमारा वेलोसिटी है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस ऊपर की तरफ ही लग रहा है, वेलोसिटी के लॉन्ग साथ में लग रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगा। लाइक एटी के पास तो दो ऑप्शंस है, एक एटी वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी लग सकता है और नहीं अपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकता है। तो बोलने का मतलब है कि अगर ये एटी वेलोसिटी के डायरेक्शन के लॉन्ग लगेगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, और उसके अपोजिट लगेगा तो स्पीड घटती जाएगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, एटी और ए आर हमेशा परपेंडिकुलर ही रहने वाले हैं। जैसे मान लो बॉडी यहाँ पर आ गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है। एटी का डायरेक्शन अभी भी अलोंग द टेंजेंट हो सकता है क्योंकि स्पीड चेंजिंग है। इन दोनों में से कोई एक डायरेक्शन हो सकता है टेंजेंशियल का, और रेडियल का हमेशा से टुवर्ड सेंटर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखेंगे कि ए टी और ए आर इसके बीच फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चाहे कोई भी ओरिएंटेशन पर बात करें, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए इसको नेट एक्सेलरेशन जो है उसको ए टी प्लस ए आर ऐसा लिखते हैं, और ये मॉड अगर लगा दिया तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ए आर का फॉर्मूला हमको पता है, ए टी का फॉर्मूला या तो क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इतना है तो आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक्सेलरेशन निकालिए, या अलग लैंग्वेज में दिया गया हो कि कांस्टेंट रेट से उसकी स्पीड बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड का बढ़ना मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेरी सिंपल। अब नेट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो लीनियर एक्सेलरेशन में, लीनियर वेरिएबल्स में हम लोग दो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक रेडियल और टेंजेंशियल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा। जैसे अभी एक डायग्राम, दो डायग्राम अभी हमने दिखाए हैं, इसी में मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट ए आर और ये ए टी, हम लोग ने ए टी ऊपर वाला लिया है, ऐसा आ जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। सिमिलरली ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो भी बोलो, और ये हम थीटा, ये जो वेलोसिटी के साथ ये जो नेट एक्सेलरेशन थीटा बनाएगा, ये अल्फा बोल दो, जो भी बीटा बोल दो, कि थीटा और अल्फा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, मैं इसको बीटा बोल देता हूँ। बीटा दैट इज द एंगल, बीटा क्या है? एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो है हमारा बीटा। और इंटरेस्टिंगली अगर बीटा लेस देन 90 डिग्री हो, एक्यूट एंगल, इसका आउटकम क्या हो सकता है? इसका आउटकम ये हो सकता है कि स्पीड इंक्रीजेस। दूसरा, अगर बीटा 90 डिग्री के बराबर हो गया तो ये तभी पॉसिबल है जब स्पीड कांस्टेंट हो। एटी 0 हो जाएगा और बीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री,
इस केस में 90 डिग्री से बड़ा जब एंगल की बात हो रही है तो ये तभी पॉसिबल है जब 80 वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में उल्टे डायरेक्शन में लगा, तो उस समय 90 डिग्री से बड़ा एंगल तो स्पीड डिक्रीजेस। और यहां पर 80 नॉन जीरो होगा, बाकी सिर्फ बीच वाले सिचुएशन में बीटा जब 90 डिग्री के बराबर हो तभी यार हमारा होगा और 80 जीरो हो जाएगा, बाकी हर समय 80 और AR के टर्म बने रहेंगे। तो लीनियर वेरिएबल्स और सर्कुलर वेरिएबल्स, इन दोनों में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। देख लो अच्छे से और फिर बताओ। चलिए एक आध क्वेश्चन लिए जाए। The speed of a body moving in a circular path is changing as v is equals to 2t if the radius of the circle is, let's say, 10 meter, then find radial acceleration, tangential acceleration, net acceleration। नेट एक्सेलरेशन को सिंपली ए लिख देने से भी चलता है, ऐसा उसको नेट लिखने की जरूरत नहीं है। और चौथा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलिए इसको ट्राई कीजिए। और ये सब निकालना है एट t इज इक्वल टू लेट से 2 सेकेंड्स। ये देना जरूरी है, बिना इसके बात बनेगा नहीं। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर हमारा ये सारा वैल्यू निकालना है। कर रहे हैं सब लोग? सब लोग इतने शांत शांत बैठे हुए हैं, आज हमको समझ ही नहीं आ रहा है। क्लास में बच्चे हैं भी, ये सब डिवाइस ऑन करके सो गए। ओके,
2-3 बच्चे रेगुलर बेसिस पर हैंड रेज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी शिकायत है। मैं इस बार पेरेंट्स से करूंगा कि क्या सारे बच्चे कुछ कर ही नहीं पाए, या फिर कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो बताना नहीं चाहते। कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि बार बार सिर्फ 3 ही बच्चों के आंसर क्यों आ रहे हैं, जबकि इतना हालत खराब नहीं है। बाकी बच्चे भी एग्जाम के लिए स्कोर मैं जब देखता हूँ तो काफी बढ़िया कर रहे हैं, तो क्लास में उनके आंसर क्यों नहीं आ रहे। चलिए मैं आंसर्स लेता हूँ। अजय ने निकाला है आंसर। माँ बताइए अजय, क्या है आपके आंसर्स, क्या है? हाँ सर। सर फर्स्ट वाले का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं सॉरी, वो तो 80। सर वो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला है। इतना कंफ्यूजन उचित नहीं है, पहले एकदम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो नहीं, जाओ। पहले मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया था तो इसलिए। चलो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक और रेडियल 1.6 है। 1.6 नेट। और ए नेट √6.56। ओके, और सर वेलोसिटी के साथ वो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, मतलब tan इनवर्स 4। tan इनवर्स 4/5। चलिए आप ने भी हैंड रेस कर दिया है, तो बताइए ये सारे आंसर्स क्या सेम आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं? मेरा एंगल अलग आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज चेंजिंग एज v इज इक्वल टू 2t, क्लियरली अपन देख सकते हैं कि स्पीड तो कांस्टेंट है नहीं। ये भी टाइम का फंक्शन देके इस बात को उसने क्लियर कर दिया, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो डेफिनेटली ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो गया है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT नॉन जीरो होता है। और उसको निकालने का क्या तरीका है? डिफरेंशिएशन, सिंपली डिफरेंशिएट इट, dv/dt। यही करने से अपने को AT मिलेगा, और ये हमने निकाल लिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल बोल दिया है तो कुछ ना कुछ रिलेशन देगा, और नहीं तो डायरेक्ट किस रेट से चेंज हो रहा है यही वैल्यू दे देगा। तो दोनों सिचुएशंस में AT अपने को पता चल जाएगा। लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन की जहां तक बात है, इसके लिए अपने को स्पीड चाहिए, और वो भी स्पीड वेरिएबल हो, तो जिस इंस्टेंट पर चाहिए उसी इंस्टेंट पर चाहिए, लाइक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये पहले अपने को निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 × 2 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब हम क्वेश्चन जब पूछा है उस समय बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा AR इज इक्वल टू v²/r। अब v क्या लेंगे? 4। तो 4² हमने 10 ले लिया है, तो डेफिनेटली ये 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो AR और AT ये दोनों हमारे आ गए। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए तो सोचना ही नहीं है। नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? AT का 2² प्लस AR का 1.6, और इस तरीके से हम लोग 1.6 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2.56, और ये हो जाएगा 4।
6.56, ये बिल्कुल सही आंसर है। तीनों आंसर अभी तक सही हो गए। अब एक लास्ट आंसर है, अगर हम चाहें डायरेक्ट तो इसका फॉर्मूला ले सकते हैं कि थीटा क्या होगा, नहीं तो समझ के भी याद रख सकते हैं। ये तो बात तय है कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है। दैट मीन्स हम लोग कहीं पर भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी कहाँ पर है उस टाइम पर, ये सोचने की जरूरत है। कहीं पर भी अगर बॉडी हो तो ये रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, और बॉडी का मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तभी स्पीड बढ़ेगी। अगर उल्टा डायरेक्शन हो रहा होता तो स्पीड घटने लगती। स्पीड बढ़ रहा है, इसलिए वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को सेम डायरेक्शन में दिखाया है। अब नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का सम है। जो नेट एक्सेलरेशन है वो ये इन दोनों का रिजल्टेंट लाइक दिस, और ये वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाएगा तो क्लियरली तुम देख सकते हो यही वो एंगल है। लेट्स से मैं इसको अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। तो ये अल्फा क्या होगा, तो अल्फा निकालने के लिए ये जो डिस्टेंस है वो है एयर, और ये डिस्टेंस है वो है 80, यानी कि tan ऑफ अल्फा ये tan अल्फा इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए टी, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। ए आर का वैल्यू ये हमने निकाला हुआ था शायद, हाँ ए आर का वैल्यू तो निकाला हुआ है 1.6, 1.6, और ये 80 ये हमारा है 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डेसिमल हटा दो, तो अल्फा जो होगा वो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 4/5। सही आंसर है, वेरी वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर मेरा भी आंसर वही आया था, बस मैंने डेसिमल में कर दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मेन है हमारा कि हम कॉन्सेप्ट को सही तरीके से सीख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक और ये सब कन्वर्जन कहाँ तक हमको रुकना है, और खास करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो उसमें तो अपने को ऑप्शंस मिलते हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही अपने को आंसर मार्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने निकाला 4/5 और ऑप्शन में डेसिमल में दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम इसके बाद वही करोगे। या अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन के टर्म्स में दिया गया है तो डेसिमल कन्वर्ट करने की सोचोगे भी नहीं। तो अपना जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते हैं वहां पर कहाँ तक रुकना है, एक तो है कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ये टोटल डेटा ही निकाल लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर उसको मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया जाए तो उसके आंसर्स को चेंज किया जा सकता है, थोड़ा उसको और मॉडिफाई किया जा सकता है, और उस तरह के क्वेश्चन में हमको केयरफुल रहना है, क्योंकि आंसर डायरेक्ट मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैल्यू वाले में तो ठीक है, अगर तुमने सब कुछ सही किया तो वैल्यू मैच कर जाता है, लेकिन ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारा वैल्यू बेस्ड नहीं हो, तब दिक्कत आती है। हमको उसी तरह से आंसर निकालना पड़ेगा जो ऑप्शंस में है। चलिए, तो ये काफी सारी बातें हमने कर ली। अब बात है इन सबको रिलेट करने का, क्योंकि बच्चे इतने सारी चीजों को एक साथ जब डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, क्योंकि हमने लीनियर वेरिएबल को भी अच्छे से पढ़ लिया, एंगुलर वेरिएबल को भी अच्छे से पढ़ लिया। अब समराइज करने का समय है, कनेक्शन चीजों को कनेक्ट करने का समय है, कि अगर हम सर्कुलर मोशन की चीजों को लीनियर वेरिएबल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं
हमको देखना है कि वो सारे जो आंसर्स हैं वो आंसर्स में यूनिट्स क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऐसा लिख दिया है। तुमसे एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, जस्ट एज्यूम फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब फाइंड इट्स एक्सेलरेशन में अब बच्चा यही सोच के कंफ्यूज रहता है कि कौन सा रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, नेट एक्सेलरेशन निकालना है या एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। कायदे से देखा जाए तो 4 एक्सेलरेशन है, फिर आंसर किसका पूछा गया। तब हम ध्यान से उसके यूनिट्स के बारे में देखते हैं। ऑप्शंस में जो आंसर हैं उनका एक बार यूनिट देख लिया करो। ये सब हिंट है, दिस इज नॉट द एक्चुअल वे। एक्चुअल तो तरीका है कि हमको क्वेश्चन पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करने आना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में देखो कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या दिया हुआ है, क्या वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका मतलब वो नेट एक्सेलरेशन है। अगर वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है इसका मतलब वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये चीजें हमको थोड़ा थोड़ा हेल्प करती हैं कि हमको कैसे सोचना है। बाकी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन सर्कुलर काइनेमेटिक्स से करो या लीनियर काइनेमेटिक्स से, इसमें कोई खास फर्क है नहीं, क्योंकि हमको दोनों के बीच का रिलेशन पता चल गया। और यहाँ पर जो हमने कहा था कि मैं बाद में कनेक्ट कर दूंगा, ये जो हम लोग अल्फा यहाँ पर एंगुलर वेरिएबल में जो हमने अल्फा का वैल्यू dv बाई dt को 80 लिखा था, अब ये चीज तुम लोग को समझ में आ गई होगी वाई दिस इज 80। ये 80 क्यों यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि इसमें स्पीड के चेंज को हम कंसिडर कर रहे हैं और स्पीड का चेंज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए ही बना है। तो सर्कुलर मोशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको छोटे बड़े क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके मॉड्यूल में भी हैं। और सर्कुलर मोशन इज नॉट इजी एट द फर्स्ट प्लेस, मतलब पहली बार में सर्कुलर मोशन सारी बातें सबको समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने भी बहुत इत्मीनान से चीजें बताई हैं। और बावजूद इसके मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि सर्कुलर मोशन अगर आज 50% भी अगर किसी को समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब सर्कुलर मोशन होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी पावर के अंदर, तो बाकी की चीजें जो है वो अपने को समझ आ जाएंगी। बाकी का जो चीज है वो अपन क्लियर कर लेंगे कि 2-3 बार ये चीज आता है। इसलिए अभी जो चीजें बिल्कुल नई नई जैसी लग रही हैं वो उस समय तक प्रिपेयर हो जाती हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन के अलावा भी कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पढ़ते तो हम लोग सर्कुलर मोशन में ही है, लेकिन उसका जनरल यूज बहुत ज्यादा है। जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, सॉरी डी थीटा बाई डी टी। और सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया v इज इक्वल टू ओमेगा आर या ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। एक रिलेशन है, हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी किसी भी बॉडी का सिर्फ सर्कुलर मोशन में जब मूव करेगा तभी होगा। एंगुलर वेलोसिटी अगर एक जनरल बॉडी है, कोई नॉर्मल कर्व लीनियर पाथ पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं, कर्व लीनियर पाथ पर मूव कर रहा है, और अगर स्ट्रेट लाइन पाथ रिमूव कर रहा हो तब भी दिक्कत नहीं है। अगर जनरल मोशन कर रहा है कैसे भी, स्ट्रेट लाइन में, कर्व लीनियर पाथ में, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हमसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जिसमें बच्चे कितना भी बार बता दो एग्जाम में गलत करके ही आते हैं। क्या है वो, देखिए पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की कि सोचना कैसे है, फिर एक एग्जाम्पल जो कि जनरली एग्जाम में आता है वही। व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी of a moving body about, or rather with respect to
with respect to some reference origin और some reference point लिख लो, reference point। लीनियर स्पीड के लिए और लीनियर वेलोसिटी के लिए कोई भी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं है। ग्राउंड के किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में लीनियर स्पीड और लीनियर वेलोसिटी सेम होता है। लेकिन अगर एक बॉडी मूव कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो ये अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यूज देते हैं। जैसे मान लो ये वो पॉइंट है ए और इसको मैं मान लेता हूँ ओ और इससे किसी भी एक आर, जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल, यहां से आर डिस्टेंस पर एक बॉडी है, इसको मान लेता हूं ए, और जिसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे भी हो सकता है। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। हम अपने मर्जी से ऐसा भी वेलोसिटी ले सकते हैं, ऐसा भी वेलोसिटी ले सकते हैं और ऐसा ही वेलोसिटी ले सकते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में। जैसे लाइक 3 डायरेक्शन में लिया है, तीनों डायरेक्शन में। और ये हमारा कोई एक रेफरेंस लाइन है जिससे हम एंगल मेजर कर रहे हैं। इस बॉडी का पोजीशन का और मूवमेंट का ये एंगल इस रेफरेंस लाइन से मेजर कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज अ रेफरेंस लाइन और अभी ये एंगल हो रहा है थीटा। ये एंगल अभी थीटा है, लेट्स अज्यूम दिस। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये बॉडी, ये 3 सिचुएशंस हमने ली हैं, 1 2 3, अगर ये तीसरे वाले पाथ पर ऐसे चलता चला जाए, चलता चला जाए, चलता चला जाए, क्या ये थीटा चेंज होगा? यस और नो, बताइए। नो सर। थीटा चेंज नहीं होगा। थोड़ा और आगे चला जाएगा, थोड़ा पीछे आ जाएगा, वो अलग मैटर है, लेकिन थीटा चेंज नहीं होगा। रिमेंबर दिस। इसलिए अगर कोई बॉडी मान लो इस तरह से मूव कर रहा है, लाइक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये हमारा लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये रेफरेंस ओरिजिन मान लो, और बॉडी इस यहां से इधर या फिर इधर अगर मूवमेंट करता है तो ये लॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग मूव करता है, और इसमें हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। एंगल चेंज ही नहीं होएगा। जो एंगल जब भी किसी भी लाइन से जितना एंगल था उतना ही एंगल पूरे टाइम बनता रहेगा। दिक्कत तब आती है जब उसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग वेलोसिटी ना हो, लाइक 1 और 2। ये सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगा एंगल्स चेंज होंगे, अगर हम उसको पॉइंट करना चाहें तो इस तरह के सिचुएशन में करना क्या होता है कि आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लीजिए। जैसे मैं सेकंड वाला सिनेरियो की बात करूं, मान लो ये वेलोसिटी है और ये एंगल है अल्फा, तो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट हो सकता है। कौन कौन सा? एक कंपोनेंट v cos अल्फा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, v cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा v sin अल्फा। सिमिलरली अगर ऊपर वाले का भी बात करते हैं तो उसको भी इसी तरह से सोच सकते हैं। अब हमको पता है कि v cos ऑफ थीटा और अदर v cos अल्फा अगर उस वेलोसिटी से बॉडी मूव करे तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाला, उसका एंगल चेंज नहीं होने वाला, एंगल एज इट इज रहने वाला। इसका मतलब कि v cos अल्फा का कोई रोल ही नहीं है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। सारा दारोमदार किस पर आ गया? सारा दारोमदार आ गया v sin अल्फा। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर लिखनी हो ओमेगा तो ये हम लोग लिखेंगे सिंपली v sin अल्फा अपॉन आर। ये वही फॉर्मूला है v बाई आर वाला ही, लेकिन यहां पर v जो है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द लाइन ज्वाइनिंग। ये चीज हमेशा याद रखना, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही भी लेना है। सर्कुलर मोशन में
वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वहां सीधे सीधे भी लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई जनरल मोशन हो रहा, जनरली हमको कोई एक पॉइंट दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका एंगुलर वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताइए, तब उस केस में अपन उस बॉडी की वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ेंगे और जो कंपोनेंट उस लाइन पर, जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर होगा, उसी से डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। ये स्मॉल आर लिख लो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, स्मॉल आर। अब इस पर एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, एग्जाम का क्वेश्चन कैसा होगा, और यही इस आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई भी बॉडी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते आगे बढ़ रहा है, लाइक दिस, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो कहीं यहाँ पर है, उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये हमने ए कोमा बी इसे डिनोट किया, उसकी वेलोसिटी है वी नॉट, और एक्स एक्सिस को लॉन्ग बढ़ता जा रहा है आगे। अब हमने 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग पी, एक पॉइंट यहाँ दैट इज इक्वल टू क्यू, और एक ओरिजिन तो खैर है ही। आपसे पूछा गया फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी with respect to, first question q, second question p, and third question origin। चलिए, बिल्कुल इत्मीनान से कॉन्सेप्ट को देख के करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आया 3-4 बच्चे आज क्लास में नहीं दिख रहे मुझे। ओके, अब बताइए आप, फर्स्ट का आंसर क्या है? सर फर्स्ट का 0, ओके, सेकंड का? सेकंड का v cos थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b वेट स्क्वायर। वेट वेट, हमको थीटा नहीं चाहिए, हमने आंसर जो भी चीजें दी हैं उसी के टर्म्स में चाहिए, हमको थीटा नहीं चाहिए। ओके सर।
देखिए बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा, इसलिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर क्यू के अबाउट, ये तो बहुत सिंपल बात है, अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि हमारी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही अगर हो गई तो एंगल तो कहाँ से चेंज होगा, इसलिए पहला आंसर जो आफिया ने बताया था बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, पी। ये जो पी है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है जो बिल्कुल वर्टिकली नीचे लिया है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूं, लिख देना चाहिए था कायदे से, ये a, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी इस बॉडी की अभी कितनी है? जैसे मैंने कहा था कि हम लोग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेते हैं, along द लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, बट यहाँ पर ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर ही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वेलोसिटी जो है अभी परपेंडिकुलर ही है, इसका क्या कंपोनेंट लेंगे? ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा बी है, यानी कि पी पॉइंट के अबाउट अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें तो ये सिंपली हो जाएगा वी नॉट बाई बी, वी बाई आर वाले कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, थर्ड वाला जो पॉइंट है उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, लेकिन ये दो तो बहुत ही आसान थे। अब बात करते हैं आखिरी, ओ के अबाउट। तो जिस भी पॉइंट के अबाउट हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, पहले उसको ज्वाइन जरूर करते हैं। ये बिना ज्वाइन किए अपने को पता भी नहीं चलेगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, कौन सा वेलोसिटी लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो ये हमारा लाइन ज्वाइनिंग हो गया। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, ताकि कंपोनेंट लेना आसान रहे। अगर इस एंगल को हमने कुछ देर के लिए थीटा ले लिया तो इस एंगल को भी थीटा ही लेना पड़ेगा। और वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट दिख रहे हैं अपने को, वो कौन कौन से दिख रहे हैं? एक कंपोनेंट दिखेगा v cos थीटा, और ये दिखेगा v sin थीटा। अब कौन सा एंगल हमको लेना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, v cos थीटा या v sin थीटा? तो अभी हमने बताया था कि जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका परपेंडिकुलर जो होता है कंपोनेंट, उसी को लेते हैं। इस एंगल, इस वेलोसिटी का लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे एंगल तो चेंज होगा ही नहीं, ये चलता चला जाएगा, थीटा एज इट इज रह जाएगा। तो अपने को अगर एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ निकालना हो तो सबसे पहले तो v sin थीटा डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, जो लाइन ज्वाइनिंग, यही आर के जैसा बिहेव करता है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से बहुत आसान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे। बट जैसा मैंने कहा था, हमारा जो आंसर है ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें साइन थीटा आ गया और हमने थीटा तो दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने अपने मर्जी से थीटा ले लिया। तब साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। इफ यू सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में साइन थीटा बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि v अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी डिवाइड बाई अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब फाइनल आंसर वी बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा लास्ट वाले पोर्शन का आंसर है। वी बी और अदर वी नॉट, सॉरी ये वी नॉट हर जगह लिख देना, ये वी नॉट था, वेलोसिटी हमने वी नॉट ली है तो वी नॉट ले लो। तो वी नॉट बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ओ। नेक्स्ट क्लास में भी इस पर थोड़ी बहुत चर्चा होगी, ऐसा नहीं है कि सर्कुलर मोशन खत्म हो गया है, एक क्लास और लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें खत्म हो चुकी हैं। पूरा चैप्टर टेस्ट में आने वाला है, ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। कल टेस्ट वगैरह का टाइमिंग हम आपको बता देंगे। आई होप किसी का कोई एंगेजमेंट कल कुछ नहीं हो, सब लोग टेस्ट देने आएंगे प्रॉपर। और जिन पेरेंट्स से अभी तक मिलना नहीं हुआ है, वो पेरेंट्स भी कोशिश करेंगे आके उस टाइम पर मिल लेंगे। जो बच्चे नए हैं, नए मतलब 1 महीना हो गया, बट संजोग ऐसा कि उनसे
पहली बार मिलना होगा तो उनको अपना एडमिशन किट वगैरह भी कलेक्ट करना है, तो मैं सारी चीज़ें लेकर आऊँगा, टी शर्ट और जो भी वो आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, लेटर्स वगैरह। So that's all for today. Thank एक्सक्यूज you. मी सर, हाँ बोलो। सर आप एनएलएम का स्टडी मटेरियल कैटलिस्ट और लीप अपलोड कर देंगे प्लीज? कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।